करिश्मा तन्ना और हरमन बवेजा का नया कंटेंट आने को तैयार है जिसका नाम है स्कूप। जी हाँ, हंसल मेहता ने इसको प्रोड्यूस किया है। ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर आधारित है, एक रियल लाइफ इंसान पर जो बीती उस पर आधारित है। जिग्ना बोरा की हम बात कर रहे हैं। ऐसे में चलिए आज जिग्ना से और हंसल मेहता से एक खास मुलाकात करते हैं। आप कितने चीज करते हो इंटरव्यू के लिए, सबको नहीं करते हो चीज। सो आपने बाउंड्रीज क्रॉस की क्या? किस तरह का समाज है कि जो मतलब एक हु गिव्स यू अ चांस इन द लॉ बट डज नॉट गिव यू अ चांस एट लाइफ। 15 दिन के बाद जब मैं जेल पहुंची और वो वेकेशन में आया था, तभी काफ़ी ही उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया था। सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि जिग्ना बोरा इनोसेंट थी। जब बेल मिली तब कंडीशन मीडिया ने ये रिपोर्ट किया कि बिकॉज आई एम सिंगल मदर आई गॉट बेल। वो जो एक बार वंस एक्यूज्ड ऑलवेज एक्यूज्ड। एक क्राइम रिपोर्टर जब खुद क्रिमिनल होने के आरोप से गिरफ्तार हो जाती है और जेल पहुंचकर किन किन यातनाओं से गुजरती है और कैसे अपने आप को बेगुनाह साबित करने की लड़ाई लड़ती है, कुछ यही कहानी लिखी है जिग्ना बोरा ने अपनी किताब बिहाइंड बार्स इन भायखला माई डेज इन प्रिजन में, जिस पर हंसल मेहता ने बनाया है स्कूप नाम का वेब सीरीज, जो हमारे सामने प्रस्तुत होगा 2 जून से नेटफ्लिक्स पर। 2 जून से नेटफ्लिक्स पर आ रहा है शो जिसका नाम है स्कूप, और स्कूप के जो क्रिएटर हैं हंसल मेहता हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ जिस किताब पर ये शो बना है उसके राइटर यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, जिग्ना बोरा। सर, सबसे पहले आपसे, रियल लाइफ स्टोरी पर ही आप ज़्यादा फोकस करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, मैं सोचता हूँ मैं मतलब ऐसी कहानियों को दिखाने की कोशिश करता हूँ जो हमारे इस वक्त को, इस दौर को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती है। तो उसमें अगर एक्चुअली घटी हुई कहानी अगर हमें मिल जाती है तो मैं डेफिनेटली प्रिफ़र करता हूँ कि अगर इस दौर को क्रॉनिकल करने का मुझे मौका मिलता है इन कहानियों के ज़रिए तो मैं करता हूँ। कैसे मनाया आपने हंसल सर को इस किताब पर सीरीज़ के लिए? जिग्ना और मैं मिले जब शो के लास्ट शूटिंग के आखिरी 6-7 दिन थे, तब जिग्ना से मैं मिला। एक्चुअली ये किताब जो है मुझे दी गई थी, हमारे प्रोड्यूसर है जो मैच बॉक्स शॉट्स सरिता पाटिल, उन्होंने शायद संपर्क किया था जिग्ना से और मुझे फिर किताब दी गई थी और मैंने कहा कि मैं इस पर शो बनाना चाहता हूँ। जी, तो क्या लगा आपको कि ये क्यों दिखाना चाहिए और इसके पीछे की क्या वजह है? नहीं, मैं सोचता हूँ कि ये थोड़ी ज़रूरी कहानी है कि ये हम जो एक हाईली मीडियाटाइज्ड टाइम में जी रहे हैं, जहाँ पर हम खुद ये नहीं समझते कि हम जो रिपोर्ट करते हैं उसमें कितनी सच्चाई है और कितना मनगढ़ंत है, और उन चीज़ों में मतलब हम खुद रिपोर्टेड कब बन जाते हैं वो हमें खुद नहीं पता चलता है। तो वो मतलब ये 2011 की हालांकि कहानी है, आज के लिए ज़्यादा रेलिवेंट है। मैं सोचता हूँ कि एक तरह से कॉशनरी टेल है कि आप कि हम कि जो एक स्तंभ है डेमोक्रेसी का, वो जर्नलिज्म है, और वो स्तंभ थोड़ा सा झुक गया, हिल गया है। वो टाइम था जब MCOC में कवर करती थी। बीइंग अ लॉयर भी हूँ, LLB भी किया है, सो MCOC की सेक्शंस खुद पढ़ती थी। जब वेरियस ट्रायल्स होती थी गैंगस्टर्स की MCOC में, वो कवर करती थी। और जैसे कब वो मेरे पे ही आ गया, इट इज़ स्टिल 12 ईयर्स 10 ईयर्स हो गए ये इंसिडेंट को। आई एम स्टिल रियली वेरी क्लूलेस, मुझे पता ही नहीं है। कहते हैं कि जब कहानी कहने वाले, कहानी लिखने वाले की खुद की जब कहानी बन जाती है तो लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। और आपने भी शायद अपनी किताब में ये लिखा है, ये सीरीज़ के ज़रिए भी ये कहने की कोशिश की गई है कि लाइफ कितनी बदल जाती है एक छोटी सी गलती के कारण। गलती किसकी? सॉरी, किसकी गलती? आई डोंट नो। लोग बोलते हैं कि आई क्रॉस माई लिमिट्स। आप कितने चीज़ करते हो इंटरव्यू के लिए, सबको नहीं करते हो चीज़। सो आपने बाउंड्रीज क्रॉस की क्या? नहीं की। गलती क्या, मुझे नहीं मालूम है। आई स्टिल डोंट नो। देर आर ऑल द ऑर्डर्स ऑफ कोर्ट विच कैटेगरिकली सेज दैट आई हैव नॉट क्रॉस द बाउंड्रीज, लेकिन सरप्राइजिंगली मीडिया हैज़ नॉट रिपोर्टेड दिस। आई एम वेरी सरप्राइज्ड। जब बेल मिली तब कंडीशन मीडिया ने ये रिपोर्ट किया कि बिकॉज आई एम सिंगल मदर आई गॉट बेल।
हाउ इज इट? कहीं पे भी बेल ऑर्डर में नहीं लिखा है कि ये सिंगल ऑर्डर है. MCOC इज नॉट सो लीनियंट. सो देर आर, आई डोंट नो, पता नहीं है मुझे मेरी क्या गलती है, सच में मुझे नहीं पता है. क्या लगता है कि आपका कौन सा सच जो है वो इस कहानी के ज़रिए लोगों के सामने आएगा? द स्ट्रगल ऑफ प्रूविंग माई सेल्फ इनोसेंट, शायद वो आएगा बाहर, और जो सच्चाई है वो आ जाएगी. सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि जिग्ना वोरा इनोसेंट थी. वो उसे बेल दिया गया मकोका के केस में, और उसके 7 साल बाद वो एक्विट हुई. और एक्विटल के बाद आज भी लोग ने वो जो एक बार वंस एक्यूज्ड ऑलवेज एक्यूज्ड, ये जो समाज, क्योंकि ये इट्स अ बिगर कमेंट ऑन द सोसाइटी कि आप एक बार एक्यूज्ड होता है कोई तो मतलब परमानेंटली, आपने किसी ने पढ़ा जजमेंट, आपने किसी ने समझने की कोशिश की कि एक्विट क्यों हुई है, कि एक्विट इसलिए हुई है क्योंकि कुछ कोई चार्ज था ही नहीं. लेकिन ये समझने के बिना, मतलब मुझे पता नहीं, मुझे जिग्ना आपको नौकरी मिली अभी तक? नहीं मिली है. क्यों नहीं मिली है? ये क्या किस तरह का समाज है कि जो मतलब एक who gives you a chance in the law but does not give you a chance at life. कहानी में जिग्ना का किरदार है, जो जागृति का किरदार है, वो करिश्मा ने निभाया है. तो ये कास्टिंग कैसे हुई? क्योंकि मैं जानता हूँ करिश्मा ने टीवी सीरियल्स तो बहुत किए हैं, कुछ फिल्मों में भी काम किया है, लेकिन इस तरह का काम शायद उनका ये पहली बार है. देखिए, करिश्मा की कास्टिंग हम सबसे पहले मेरा था कि भाई मैं एक्टर ढूंढ रहा था जो इस कैरेक्टर, पावरफुल कैरेक्टर था कि वो कैरेक्टर प्ले कर सके. तो बहुत सारे एक्टर्स ने ऑडिशन किया था. कहीं ना कहीं करिश्मा की ऑडिशन में मुझे एक भूख नज़र आई, अपने आप को एक एक्टर के तौर पर प्रूव करने का कि एक भूख. तो वो जो भूख थी, एक हसल था कि वो मुझे मैसेज कर दिया है ऑडिशन देने के बाद कि सर ऑडिशन दिया, बहुत मज़ा आया. गुजराती में लिखा था कि मज़ा भी गई. तो ये मुझे मतलब वो एक हंगर, एक हसल जो उसमें जो दिखा, तो वो एक तरीके से इट मेड मी फील कि हाँ नहीं, ये लड़की कहीं ना कहीं जो जागृति की कहानी, जागृति का कैरेक्टर और करिश्मा का कैरेक्टर में कहीं ना कहीं कोई ओवरलैप है, ये महसूस हुआ. ऑडिशन भी बहुत अच्छा था. आपने ग्लिम्सेस देखे होंगे जागृति के, हमने भी देखे. आपको क्या लगा, उन्होंने किस तरह से निभाया किरदार? आपके कैरेक्टर को ठीक से उभारा है उन्होंने? या शी हैज़, उन्होंने काफ़ी हद तक, शी लुक्स वाइज भी देखा जाए, पीपल टेल मी अरे तेरे, मतलब शी हैज़ कम वेरी क्लोजर टू यू, एंड एज इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, वॉट एवर आई हैव सीन, शी हैज़ डन रियली फैंटेस्टिक जॉब. एक सीन मैंने देखा जो ट्रेलर में भी डाला गया है, जब एक बच्चा अपनी माँ को मिलने आता है और वो कहता है कि मने खबर छे कि तुम्हें कॉकरोच पर ना मारी सको. सो वो बहुत ही मतलब टची सीन था वो. तो ये रियल इंसिडेंट है कि ये क्रिएट किया हुआ है? नहीं, मेरा लड़का आया था मुझे जेल में मिलने, सो बातचीत काफ़ी हमारी हुई थी, उसमें से ये एक इंसिडेंट सर ने लिया है. बट इट वॉज़ अ लॉन्ग कन्वर्सेशन मदर एंड सन हैड दैट डे आफ्टर 15 days. 15 दिन के बाद जब मैं जेल पहुंची और वो वेकेशन में आया था, तभी काफ़ी ही उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया था. और उस दिन मुझे लगा अभी मैं किसी को आंसरेबल नहीं हूँ, शायद लड़के ने ही ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि नहीं तू ये कर ही नहीं सकती है. So that was a very emotional moment in reality for me. And when मैंने जब देखा ट्रेलर में, तभी भी I was just in tears looking at that scene. तो वो सारे जो सीन हैं, वो सारे जो पल हैं, वो एक बार फिर ज़िंदा हो जाएंगे. तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए, आपके जितने करीबी लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं वो यादें फिर से ताज़ा हो जाएगी. तो कहीं कुछ मुश्किल होगी? यादें ताज़ा तो मतलब वो यादें कभी मिटी ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल. तो ताज़ा होने का मुझे ऐसा तो नहीं, क्योंकि बैक ऑफ माइंड वो सब चल ही रहा है रिकॉर्ड का. येस, बट ये अभी स्क्रीन पे देख के
आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू बी माई रिएक्शन. एंड मेरे फैमिली का रोज़ मुझे कोई ना कोई नया ट्रेलर आता है, मैसेज करते हैं. माई मामा हु इज़ अ पार्ट ऑफ दिस कैरेक्टर, मामी मैसेज करती है કે જિજ્ઞાબેન છાતીના ધબકારા વધી જાય છે, ડર લાગે છે. મેં કીધું ઇટ્સ ઓકે, જસ્ટ હોલ્ડ ઓન, ઇટ્સ મેટર ઓફ ટાઈમ, કાંઈ વાંધો નહીં. વી હેવ આટલા 12 વર્ષ અમે લોકો એઝ અ ફેમિલી वी हैव स्टूड बाय टुगेदर. सो यस, सबके लिए एक इमोशनल जर्नी है ये. क्या लगता है इस सीरीज़ के बाद आपको काम मिलेगा? जैसे सर ने बोला कि आई एम सच में मैं बहुत शॉक्ड हूँ. 2018 तक तो स्ट्रगल था जस्टिस के लिए, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद भी हाई कोर्ट हैज़ ऑल्सो अपहेल्ड माई एक्विटल. फिर भी सरप्राइजिंगली, फॉरगेट अबाउट मीडिया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, आई डोंट वांट टू गेट बैक, मुझे मीडिया का वो है ही नहीं. क्योंकि जैसे सर ने बोला ना, सर आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली है कि जो मेल डोमिनेटिंग है प्रोफेशन, उसमें एक फ़ीमेल आके 6-7 साल में डेप्यूटी ब्यूरो चीफ बनती है, शायद ये किसी से डाइजेस्ट नहीं हुआ. ये फैक्ट है. उसका बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं मेरे पास. हालांकि मैं एक रिनाउंड फीमेल एडिटर के अंडर काम कर चुकी हूँ. जब तक मैं फ्रंट पेज स्टोरी लाती थी तब तक मैं अच्छी थी. बाद में सडनली आई हियर, वो बोल रही है अरे जिग्ना, शी गेट्स स्टोरी बिकॉज शी स्लीप्स अराउंड. A female editor telling this for another female, that means she reached that level the same way. It is really very disheartening. बहुत मतलब, जहाँ तक ये मैं ना काफ़ी सालों से मेरे अंदर सब बहुत कुछ है. मैं नहीं बोलती किसी को कुछ, क्योंकि डर तो है ना, फियर बहुत है. अभी भी आज भी मेरे में बहुत फियर है. क्या पता किसी का नाम ले लो और कल को हाउ दे आर गोइंग टू यूज़ इट, वी नेवर नो. जॉब का येस इट इज़ नेसेसिटी. कोई नहीं आता है अपना घर वो करने को, वी हैव टू. बट आई हैव बीन सो लकी दैट फैमिली स्टूड बाय मी रॉक सॉलिड, वेदर इट वॉज फिनेंशियल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट या कुछ भी हो, वो लोग खड़े रहे बाजू में मेरे. आपके सीरीज़ में एक और कलाकार हैं हरमन बवेजा, जो बहुत लंबे समय बाद शायद नज़र आएंगे स्क्रीन पर. तो उनको उनका सिलेक्शन कैसे हुआ और क्यों लगा आपको कि हरमन ही फिट है इस कैरेक्टर के? देखिए, मतलब इसमें मेरे जो जितने कास्टिंग डिसीजंस होते हैं ना, उसमें बहुत बड़ा हाथ एक शख्स है जो मुकेश छाबरा, मतलब राजकुमार राव, प्रतीक गांधी, मोहम्मद ज़ीशान आयूब, ये इतने बेहतरीन एक्टर्स मेरी ज़िंदगी में. इवन अलीगढ़ में मनोज वाजपेयी को कास्ट करने का डिसीजन मतलब मुकेश ने मुझे फोर्स प्रेशराइज़ किया था कि आप लोग ये बहुत अच्छा करेंगे, और ये मतलब शायद मनोज का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस था. तो ये मुकेश को मैं मतलब क्रेडिट देता हूँ. हरमन और मैं एक दूसरी फिल्म कर रहे थे साथ में. हरमन प्रोड्यूसर था मेरा. हरमन को मैं जानता हूँ जब से वो 18-19 साल का है. मेरी फिल्म ये क्या हो रहा है में उसके पिताजी हैरी बवेजा ने उसे एज अ प्रोड्यूसर भेजा था मेरे पास कि ये बच्चा है मेरा, अमेरिका से आया है, आप उसको सेट पे सीखेगा वो. उसके बाद उसकी अपनी जर्नी रही और उस जर्नी में निराशा बहुत हुई. 10-11 साल उसने छोड़ दिया एक्टिंग, और फिल्म प्रोड्यूस कर रहा था वो भी मेरे साथ ही कर रहा था. तो और मुकेश छाबरा की हम कास्टिंग कर रहे थे, तो मैंने मुकेश को उस वक्त एकदम अनायास मैंने मैसेज भेजा कि हरमन ठीक नहीं लग रहा है इस कैरेक्टर के लिए. मुकेश ने कहा अच्छा है लेकिन करेगा क्या. मैंने बोला तुम बात करके देखो. फिर मैं निकला, हरमन, अच्छा मैंने हरमन का फ़ोटो तो उसके सामने बैठ के फ़ोटो खींचा. वो बोल रहा है मेरा फ़ोटो क्यों खींच रहे हो आप. बोला नहीं ऐसे ही. फिर मैं निकला, मुकेश ने बात की, बहुत थोड़े 2-3 दिन लगे कन्विंस करने, क्योंकि उसके अपने एक्सपीरियंसेस जो थे इन एज एन एक्टर वो ज़्यादा दे वर नॉट एग्जैक्टली हैप्पी एक्सपीरियंसेस. तो वो उन चीज़ों से थोड़ा सा ब्रूज था. लेकिन अब जब लोग देख रहे हैं, उसको बहुत पसंद भी कर रहे हैं, तब एक तरीके से विंडिकेशन है उसके अपने स्टैंड का कि वो मतलब वो आया है और आज ना लोग उसको एक एक्टर के तौर पर देख रहे हैं. एंड मैंने उसको यही कहा था कि हरमन, अब यू हैव नथिंग टू लूज़. अब तुम्हें मतलब वो नहीं करना है जो उस वक्त तुमने अपने आप को मतलब इतना प्रेशर डाल के खुद पे तुमने किया था. आज मतलब तुम अपने आप को एज एन एक्टर लोग तुम्हें देखें एंड तुम वो काम करो जो तुम्हें अच्छा लगे. 2011 में जिग्ना की गिरफ्तारी हुई थी और जुलाई 2012 में वो जेल से रिहा हो चुकी थी.
और उसके बाद जिग्ना ने अपनी ये किताब लिखी जो 2019 में पब्लिश हुई। इस किताब में जिग्ना ने अपने जेल में गुजरे समय, अदालत की सुनवाई और एक क्राइम रिपोर्टर के रूप में काम के बारे में कई भ्रम को तोड़ने का दावा किया। अब ये सीरीज बनकर प्रस्तुत होने की तैयारी में है। जिग्ना की ये कहानी देखकर लोगों को जरूर पसंद आएगी, ऐसी क्रिएटर्स को उम्मीद है। संदीप पंड्या, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।